किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी उदासीन तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब आइएगा देखते हैं इसमें। मान लो आपको एक तत्व दे दिया गया है और एक तत्व का परमाणु दे दिया गया है Na का जो परमाणु क्रमांक है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा। तो इलेक्ट्रॉनों को उनके कोषों में वितरित कर दिया जाता है। और वितरित किस प्रकार किया गया है, नियम है यहाँ पर 2n²। तो 2n² के अनुसार आप बंटवारा कर देते हैं कोषों में इलेक्ट्रॉनों का, जहां n है कोषों की संख्या। तो अगर आप पहले कोष की बात करेंगे तो ये होगा 2 × 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो 1 दूना 2। अगर बात की जाए पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी। अगर बात की जाए दूसरे कोष में तो होगा 2 × 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और फिर 4 दूना 8। यानी दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। कम हो सकती है लेकिन 8 से अधिक नहीं हो सकती। इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तीसरे कोष की तो 2 × 3 का स्क्वायर 3 × 9 9 दूना 18। ज्यादा से ज्यादा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब अगर इसी प्रकार देखें 2 × 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 16 दूना 32। 4 चौक 16 दूना। चौथे कोष में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो अब आइएगा देखते हैं इसमें सोडियम की बात की जाए। सोडियम को चलिए तोड़ लेते हैं। सोडियम में देखा गया परमाणु क्रमांक कितना है 11, अर्थात 11 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा किया गया, वितरण। तो पहले वाले कोष में जैसे आपका ये सोडियम है और बीच में तो होगा धनावेशित भाग जिसे आप नाभिक कहेंगे। ये क्या होगा आपका नाभिक। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। जिस पथ पर गति करते हैं उन पथों को हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। पहले कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन वास करते हैं। दूसरे कोष की बात की जाए तो दूसरे कोष में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन वास करते हैं। और तीसरे कोष की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा तो 18 रह सकते हैं, पर देखिएगा है आपके पास कितने। तो पहले कोष को दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष की बात आएगी तो उसको दे दीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास थे कितने, केवल और केवल 11 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें आपने 2 और 8 दे दिए, यानी आपने 10 खर्च कर दिए। और जब आपने 10 खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा 1। अब यहाँ पर एक बात और, अगर कोई कोष किनारे है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अगर कोई कोष किनारे है अर्थात बाह्य कोष है तो उस कोष में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो है कितना 1। तो जब 8 के लिए जगह है तो क्या वहां पर 1 नहीं रह सकता, रह सकता है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या है थोड़ी, 8 होना चाहिए। अब जो आपका तत्व सोडियम है उसका जो परमाणु Na है उसके बाह्य कोष में 1 है, जबकि ये कोशिश करेगा इसके बाह्य कोष में 8 हो जाए। यानी जिन तत्वों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्वों को हम लोग अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कह देते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूरा हो जाता है। तो चलिएगा ये भी पूरा करना चाहेगा कि इसके किनारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 8 का आधा कर दीजिए, तो 8 का आधा कितना होता है 4। यहाँ से आपको समझना किसी भी तत्व के बाह्य कोष में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, आपको 8 की जरूरत है। यदि आपको आधा धन मिल जाए यानी 4 मिल जाए तो आप कोशिश करेंगे किसी से साझा कर लें
किसी से क्या कर लें, साझा कर लें, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरा कर लें। लेकिन यदि आपके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो जिस भी तत्व के बाह्य कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। तो सोडियम के बाह्य कोश में एक ही तो है, अगर इसने त्याग दिया तो इसका जो कोश आपका दिया था 2,8,1, बाह्य कोश में 1 था, अभी त्याग दिया गया तो ये कोश खत्म हो गया। अब कोश खत्म हो गया तो बाह्य कोश में कितना बचा, 8 बच गया, यानी अब बाह्य कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। त्यागने का मतलब है यहाँ से निकाल दिया। निकालने के लिए तो आप यहाँ चाहे तो क्या लगा सकते हैं, माइनस। समझने के लिए यहाँ आप 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कीजिएगा। तो जब हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो यहाँ बात की जा रही है सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे चाहे वो ग्रहण कर दे, परमाणु तो सोडियम ही रहेगा। तो आपने लिख दिया सोडियम। इलेक्ट्रॉन तो आपने माइनस कर दिया है ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 11 थे, शेष बचे कितने, 10 बचे। लेकिन प्रोटॉन तो नाभिक में है, प्रोटॉन तो अब भी 11 है। अगर हम 11 को ये लिख दें 10 + 1 तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों 10 को देखते हुए तो हम यहाँ इसका परमाणु क्रमांक क्या लिख देंगे, 10। 1 बच गया है कैसे, क्योंकि आप जानते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब दोनों बराबर होंगे तभी आप परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। दोनों को हम 10-10 करके लिख दिए। यहाँ 1 बच गया, बचा कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। 1 बचा था इसलिए 1 प्लस लगा दिए। अब व्यवस्था एक बात और है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है हमेशा उधर जोड़ा जाता है जिधर धनावेशित भाग होता है। कौन भाग होता है, तो भैया इधर माइनस उधर जाएगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ की जो संख्या निकाली जाती है इसे कहा जाए कणों की संख्या। कणों की संख्या कभी माइनस नहीं हो सकती। इसे कहा जाए पेड़ पे कितनी चिड़िया बैठी है, तो या तो 1 चिड़िया होगी, या तो 2 चिड़िया होगी, या तो 3 होगी, या फिर 4 होगी। कभी -2 चिड़िया हो सकती है या -1 चिड़िया हो सकती है। कभी भी कोई भी गिनती या कोई भी वस्तु माइनस नहीं हो सकती। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसको उधर भेज दीजिएगा। और उधर जाएगा तो इधर माइनस था, अगर इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन। अब इधर से खत्म हो गया क्योंकि यहाँ से इधर चला आया। जब भी कोई वस्तु कोई भी संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस में था और इधर आया तो प्लस हो गया। जब माइनस था तो प्लस हो गया, अगर प्लस होता तो, पर अगर प्लस होता तो ले ही नहीं जाते, क्योंकि हमें चिन्ह क्या देखना है, प्लस ही देखना है। क्या देखना है, प्लस। तो अब यहाँ से ये पता चला सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और 1 प्लस बनाया। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इतना आया, समझ में नहीं आया। इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम को। किसको देख रहे हैं, मैग्नीशियम को, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। मैग्नीशियम को देखा गया जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। अब यहाँ क्या देखा गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी गई तो 12, और प्रोटॉनों की भी संख्या क्या है, 12, क्योंकि परमाणु उदासीन है। यहाँ पर ना तो प्लस और ना ही माइनस। इस दशा में हम लोग इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करते हैं। तो पहले को उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, दूसरे को कितने मिल गए, 8, और तीसरे को कितने मिलेंगे, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 2 ही तो मिला। जिसके भी बाह्य कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो मैग्नीशियम ने त्यागा है तो मैग्नीशियम ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन 12 था, अब 2 निकाल दिया गया तो कितना बचा। जैसे यहाँ से माइनस किया गया, यहाँ क्या किया गया, निकालने का मतलब माइनस, लेकिन आपको माइनस में रखना नहीं है क्योंकि कणों की संख्या कभी माइनस नहीं होती। तो इसे उस तरफ भेज दीजिएगा। प्लस हो गया कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। Mg ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। निकालने के बाद देखिएगा क्या बनाएगा, E बराबर 10, लेकिन P तो अब भी 12 है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 2। इस 10 को देखते हुए हम लोग परमाणु क्रमांक क्या लिखेंगे, 10। क्या बच गया, 2।
बचा कौन? प्रोटॉन। पी मतलब क्या समझिए? प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन बच गए, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? क्योंकि प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो यहाँ 2 प्रोटॉन बच गए, इसलिए लगा दिए 2 प्लस। अब हम कह सकते हैं जो मैग्नीशियम आपका है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो डबल प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल प्लस। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एल्युमिनियम की ओर चलते हैं। किसकी ओर? एल्युमिनियम। परमाणु क्रमांक क्या है? 13। तो ये ई बराबर, परमाणु क्रमांक जैसे 13 है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ई बराबर भी 13 है और पी बराबर भी 13 ही है। देखो 13 बराबर ई के भी है और 13 बराबर पी के भी है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसे ऊपर नीचे लिख दो, ई बराबर 13 और पी बराबर 13। यहाँ क्या देखा जा रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। 2,8, 3, 2, 8, 10, 3, 13। बाहर को उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो त्याग देगा, और त्यागेगा तो रहेगा तो Al ही। ठीक, इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इधर 3 अपने में से निकाल कर बाहर रख दिया। ठीक, अब यहाँ देखते हैं Al की बात आ रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बची? 10। प्रोटॉन तो अब भी 13 है तो 13 का लिख दो 10 + 3। 10 10 को देखते हुए यहाँ क्या लिखो? 10। 3 बच गया, इसलिए क्या लगा दो? 3 प्लस, क्योंकि प्रोटॉन बचा है। क्या बचा है? बात आ गई समझ में? जिस भी परमाणु के बाहर को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? वो ना तो जल्दी त्यागेगा और ना जल्दी ग्रहण करेगा। वह कोशिश करेगा कि वो साझा कर ले, कोशिश करेगा कि क्या कर ले? विषम स्थितियों में ग्रहण भी कर लेता है, और कुछ तत्व हैं जो त्याग भी देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ये तो बात आ गई समझ में। कौन 1 प्लस बना रहा है, कौन 2 प्लस बना रहा है, कौन 3 प्लस बना रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। आपको कहा गया धातुएं जो होती हैं, आपसे एक अभिक्रिया करवाई गई है, उसमें कहा गया धातुएं किससे क्रिया करके? ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। इस प्रकार से थोड़ा और देख लीजिए ऑक्सीजन या ऋणात्मक वालों का भी, ये तो धनात्मक वालों का हो ही चुका है, अब किसका देखना है? इसी तरीके से आप बात कीजिएगा क्लोरीन की। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यहाँ कहोगे ई बराबर 17 और पी बराबर 17। बात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 8, 10, 10 और 7, 17, 10, 7। बाह्य कोश में होना कितना चाहिए? 8। है कितना? 7। एक की क्या है? कमी है। तो एक की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ग्रहण कर लेगा, तो ग्रहण करेगा तो रहेगा तो क्लोरीन ही, लेकिन यहाँ ई बराबर वही का भैया 18 तो 17 रहबे करा, एक मिल गया तो हो गया 17 प्लस 1, लेकिन पी बराबर तो अब भी 17 है। इन दोनों 17 को देखते हुए क्या लिखा गया? 17। एक बचा हुआ है, लेकिन कौन बचा है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ क्या लग गया? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना, तो यहाँ पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। अब हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष दे सकते हैं, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब निकाल देता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? धन आवेश। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर आ जाता है धन आवेश। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। समझ गए? इसके बाद देखिएगा, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटॉन में कोई कमी नहीं होती। देखिएगा, पहले भी 11 था, आखिरी में भी 11 है, पहले भी 12 था, आखिरी में भी 12, हाँ पहले भी 8 था, लास्ट में भी 8 है। जो परमाणु होते हैं वो परमाणु के जैसे जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, वो निकल नहीं पाते और ना ही आ पाते हैं। पर इलेक्ट्रॉन होता बाह्य कोशों में, वो गति करता रहता है, टूटकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस का मतलब अधिक हो गया, 8 था 10 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की हुई अधिकता, और अधिकता के कारण कौन आवेश आ गया? ऋण आवेश। कौन आवेश? यहाँ पे देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ ना, पहले 17 था, अब कितना हो गया? 17 + 1 अर्थात 18 हो गया। तो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कौन आवेश आ गया?
तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी, जिसके कारण उस पर क्या आ जाता है, धनावेश। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जिसके कारण क्या आ जाता है, ऋणावेश। तो अब एक काम कीजिए, इसको इतना नोट कीजिए, फिर बता रहे हैं। जैसे देखिएगा, आपने पढ़ा है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे कोई भी धातु हो सकती है, चाहे वो सोडियम हो, चाहे लिथियम हो, या फिर आयरन हो, या फिर जिंक हो, कोई भी धातु हो सकती है। तो अब चलिएगा, जैसे देखते हैं आप, एक धातु है Na। इसको आप पहले ही अभी पता कर चुके हैं कि Na होता है 1+, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और जो आपका सोडियम होता है वो 1 परमाणु का अणु भी होता है। क्या होता है, 1 परमाणु का अणु। मतलब इसमें आपको यहाँ 2 या 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। Na ये क्रिया करेगा ऑक्सीजन से। Na किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है। ऑक्सीजन जो अकेला नहीं रुक सकता, कम से कम उसे 2 परमाणुओं की जरूरत होगी। तो यहाँ O2 लिखा जाएगा। अब देखिएगा, Na की O2 से अभिक्रिया करवाई जा रही है, तो उसका हम नीचे लिखेगा। Na आप जानते हैं 1+ होता है। ऑक्सीजन अणु तो यहाँ पर है, लेकिन क्रिया परमाणु ही करता है। क्रिया कौन करता है, परमाणु। Na जाएगा O के साथ क्रिया करने के लिए, तो ऑक्सीजन कितना माइनस होता है, डबल। ये क्या होता है, 1+। जितना प्लस या जितना माइनस है उसको लिख दीजिए नीचे। तो ये है 1+ लिख दिए। ये क्या माइनस है, डबल, यहाँ लिख दिए 2। अब एक काम करते हैं, अगर दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट दो, लेकिन अगर नहीं कट रहे हैं तो उन्हें वैसे ही छोड़ दो। तो 1 दूना 2, काटने से कोई मतलब, तो तिरछा क्या कर दो, गुणा। 2 का गुणा Na में होगा, अर्थात ये हो जाएगा Na2। आगे गुणा नहीं करोगे क्योंकि अभी वो भी आएगा बगल में ना, तो अगर आगे संख्या लिखिए तो आर पार गुणा करेगी, इसलिए केवल Na में गुणा करने के लिए सफिक्स में आप 2 लगा दीजिए। 1 का गुणा O में, तो वो अकन्नम O, अर्थात जो आपकी अभिक्रिया तैयार हो गई, बनने के बाद जो आपका उत्पाद बना वो क्या बन गया, Na2O। इसी तरीके से आपको एक और अभिक्रिया देखनी है। मान के चलो आपका Mg है, वो भी किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से। जो आपकी धातु Mg है वो O2 से क्रिया कर रहा है। अब देखिएगा, Mg को लिख दीजिए। Mg कितना प्लस होता है, डबल, तो 2 लिखे नीचे। ऑक्सीजन होता है डबल माइनस, यहाँ भी 2 लिखे नीचे। 2 से कट रहा है, 2 अकन्नम, काट दीजिए। अब तिरछा गुणा कीजिए, 1 का गुणा Mg में तो Mg अकन्नम, और 1 का गुणा O में तो O अकन्नम, तो हो गया MgO। अब यहाँ देखिएगा, इसको संतुलित भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन इधर ये कहता है कैसे गुणा करवाओ, 2 से, तो कई Mg हो गया 2, बस आगे यहाँ भी 2 से गुणा करवा दो। इस तरीके से यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी कैसे गुणा, 2 से 2 दूना 4 Na, तो यहाँ भी 4 से गुणा करवा दीजिए। तो इस तरीके से आपकी अभिक्रिया संपन्न हो गई, और आप शायद अभिक्रियाओं को समझ भी चुके होंगे। जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आज के लिए बस इतना ही।